की सुर्खियों में रही खबरों को समझने का। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो पीएम मोदी को 10 साल में 20 देशों से मिले सम्मान के बारे में आपको आज बताने वाले हैं। और इसके बाद बात करेंगे नीतीश कुमार को लेकर। क्या नीतीश फिर बनेंगे पटना के सम्राट, या फिर देखिए ये समझेंगे आगे। और फिर मिशन 2025 के लिए बिहार बीजेपी कितनी तैयार है ये आगे समझेंगे। और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के मायने को समझेंगे। पीएम मोदी को आज कुवैत का सर्वोच्च द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान मिला है। कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबा पीएम मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी को अब तक 20 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हासिल कर चुके हैं पीएम मोदी। इस रिपोर्ट में देखिए। कुवैत ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबा से ये सम्मान हासिल किया। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड सम्मान है। ये सम्मान मित्रता के प्रतीक के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। पीएम मोदी से पहले ये सम्मान बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसी हस्तियों को दिया जा चुका है। पीएम मोदी को दिया गया ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। पीएम मोदी को साल 2016 में अफगानिस्तान ने स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान और 2018 में फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। ये सम्मान इन देशों के साथ भारत के गहरे रिश्तों को रेखांकित करता है। 2023 में मिस्र ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया, जो मिस्र का सबसे बड़ा राजकीय सम्मान है। इसी साल फ्रांस ने उन्हें लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया, जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रूस ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एपोस्टल से नवाजा। ये सम्मान रूस का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। अमेरिका ने भी उन्हें लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया, जो विश्व स्तर पर अमेरिकी सहयोगियों को दिया जाने वाला शीर्ष पुरस्कार है। 2018 में पीएम मोदी को यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला, जो पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान को दर्शाता है। इसके अलावा बहरीन ने उन्हें किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से सम्मानित किया। 2023 में पापुआ न्यू गिनी ने पीएम मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा, जबकि फिजी ने ऑर्डर ऑफ फिजी प्रदान किया। अप्रैल 2019 में यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं जून 2019 में पीएम मोदी को मालदीव से ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन, दिसंबर 2021 में भूटान द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से नवाजा गया था। पीएम मोदी को मिले ये सम्मान न केवल उनके नेतृत्व की प्रशंसा है, बल्कि भारत की वैश्विक शक्ति के रूप में उभरती छवि को भी दर्शाता है। ये भारतीय कूटनीति की सफलता और विश्व मंच पर देश की मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री को मिले अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 साल में 20 देशों से सम्मान मिल चुके हैं, जिसमें 2016 में सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया गया। 2016 में ही अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। फिर 2018 की बात करें तो 2018 में फिलिस्तीन के ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित हुए। और 2019 की बात करें तो 2019 में यूएई के ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया। 2019 में ही रूस के ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से भी सम्मानित किया गया। वहीं 2019 में मालदीव में निशान इजुद्दीन का सम्मान इनको मिला। 2019 में ही बहरीन के किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से इनको सम्मानित किया गया। साल 2020 की बात करें तो 2020 में अमेरिका में इनको लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। इसके बाद 2021 की बात करें तो 2021 में भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो का सम्मान मिला। फिर 2023 में पुलाव के एबाकल अवार्ड से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। 2023 में ही फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। और 2023 में ही पापुआ न्यू गिनी के ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू का इनको सम्मान मिला। फिर देखिए, 2023 में ही मिस्र का ऑर्डर ऑफ नाइल पीएम मोदी को दिया गया। और 2023 में ही फ्रांस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। 2023 में ही ग्रीस के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर से भी इनको सम्मानित किया गया। और फिर बात अगर 2024 की करें तो 2024 में डोमिनिका में अवार्ड ऑफ
ऑनर इनको दिया गया। 2024 में ही नाइजीरिया के द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर दिया गया और 2024 में ही बारबाडोस में ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से इनको सम्मानित किया गया और गुयाना में भी इनको ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया और आज कुवैत के द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा, इस पर इंडिया अलायंस की ओर से टीका टिप्पणी हो रही थी, जिसके बाद बिहार एनडीए के सारे घटक दलों ने यह साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। चाहे कुछ भी कर ले, चेहरा कोई भी रहे, 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। नीतीश कुमार बिहार का चेहरा है। नीतीश जी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एक बार फिर से पाटलिपुत्र के सम्राट बनेंगे। बीजेपी ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है। बिहार एनडीए के घटक दलों ने ये तय कर लिया है कि अगले साल होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर कोई किंतु परंतु या फिर भ्रम की स्थिति नहीं है। 2020 में भी यही हम लोगों ने किया था, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हुए और आगे भी रहेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 10 महीने का समय बाकी है, लेकिन एनडीए ने अभी से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी सीएम नीतीश के साथ लगभग 3 दशक से चली आ रही दोस्ती और विश्वास का मिसाल दे रही है। इधर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है कि कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। कोई चर्चा नहीं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। हालांकि सीएम नीतीश के नाम पर विपक्ष की ओर से खूब टीका टिप्पणी हो रही है। मुख्यमंत्री का नाम बार बार दोहराए जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी पूछ रहा है, सीएम नीतीश के नाम को रिपीट करने की नौबत क्यों आ रही है। एक हफ्ते से कहा जा रहा है अमित शाह के द्वारा कि हम चुनाव के बाद नेता तय करेंगे। उन नीतीश के दल के लोग कह रहे हैं कि अभी नेता तय हो जाए। तो देख रहे होंगे एक हफ्ते में 4 बार बयान बदले हैं एनडीए के। पटना में हुई एनडीए की बैठक और उसके बाद एनडीए के नेता साफ कर देना चाहते हैं कि विपक्ष लाख कोशिश कर ले, इस बार 2020 जैसा कंफ्यूजन नहीं होने वाला। टीम तैयार है, 2025 का इंतजार है। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब समझते हैं कि बिहार एनडीए को सीएम नीतीश के नेतृत्व पर भरोसा क्यों है। देखिए, बिहार में सीएम नीतीश की अहमियत सबसे ज्यादा है। सीएम नीतीश 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सीएम नीतीश साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। आरजेडी के 15 साल के शासनकाल को धराशायी किया है इन्होंने। बेदाग नेतृत्व से बिहार को विकास के पथ पर ले गए। सत्ता संभालने के बाद पुलिस प्रशासन को भी सख्त किया। लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करके अपराध पर नकेल कसा और कामों की झड़ी लगा दी। सवाल का मौका तक नहीं दिया। नीतीश ने कार्यकाल में शासन तंत्र को ठीक किया। अच्छी शासन प्रणाली के कारण सुशासन बाबू का नाम भी इनको मिला और दूरदर्शी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता माने जाते हैं नीतीश कुमार। ऐसी योजनाएं इन्होंने लाए कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। तो अब ऐसे में आइए ये भी देखते हैं कि सीएम नीतीश का नेतृत्व स्वीकार करने के बाद किसने क्या कुछ कहा है। देखिए, बिहार में नीतीश ही होंगे सीएम फेस। एनडीए की बैठक में सहमति बन गई है। सम्राट चौधरी का यह कहना है कि 1996 से ही बीजेपी को नीतीश कुमार पर भरोसा है। सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 का भी चुनाव होगा। 2020 में नीतीश एनडीए के नेता थे, आगे भी रहेंगे। सम्राट चौधरी ने यह बात भी कही। अब देखिए, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार में एनडीए को नीतीश कुमार लीड करेंगे। नीतीश कुमार को लेकर के कोई भी दो राय नहीं है। अब केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार को लेकर के बिहार एनडीए में कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश की अगुवाई में एक बार फिर एनडीए सरकार बनाएगी। तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ही फिर से बिहार के सीएम बनेंगे अगर एनडीए को बहुमत मिलता है 2025 में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बीजेपी मिशन 2025 की तैयारी में जुट गई है। देखिए, हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। इस बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। शनिवार को नित्यानंद राय के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक के बाद हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। बैठक में बिहार बीजेपी कोर कमेटी के 31 सदस्य शामिल हैं, जो बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। इस बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले का एजेंडा तय हो रहा है। विपक्ष को जवाब देने और एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर भी मंथन चल रहा है। बीजेपी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी तैयारी में जुट गई है। अगले साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, अभी काफी वक्त है, लेकिन बीजेपी की तैयारी को देखिए, अभी से ही प्लानिंग में जुट गई है, स्ट्रेटजी बनाने में जुट गई है। और इसी कड़ी में बिहार के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर 2 दिनों तक लगातार मंथन होगा। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले का एजेंडा तय हो सकता है। एनडीए में बेहतर कोऑर्डिनेशन की कोशिश होगी। घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। मकर संक्रांति के बाद बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा। पार्टी के संगठन पर्व का समय और आप किसी प्रदेश में चले, हरियाणा का चुनाव हुआ, आप अभी जाएंगे हरियाणा, वहां भी इतनी ही बैठक हो रही। ये भारतीय जनता पार्टी में काम करने की संस्कृति है, पार्टी के संगठन का महत्व है। ये सबके सम्मान की बात होती। संगठन के जगह पर, स्थान पर कौन बैठेगा, कैसे व्यवस्थित की जाएगी, कैसे चलाना है, ये सारी चीजों पे चिंता की जाएगी। बीजेपी मिशन 2025 की तैयारी में पूरी तरीके से जुट गई है। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में चुनाव से जुड़े हुए एक मुद्दे पर मंथन चल रहा है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बिहार में बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। इसी कड़ी में मकर संक्रांति के बाद में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है। बीजेपी के महामंथन में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरियाणा से सूरजकुंड से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। आइए अब ये देखते हैं कि बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आखिर इतनी अहम क्यों है। देखिए, बिहार से लगभग 1000 किलोमीटर दूर कोर कमेटी की बैठक हो रही है। हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिवसीय कोर कमेटी की बैठक हो रही है और बैठक में बिहार बीजेपी कोर कमेटी के 31 सदस्य शामिल हुए हैं। तो इस बड़ी बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। चुनाव से पहले बिहार में संगठन को मजबूत करने पर मंथन हुआ। मकर संक्रांति के बाद बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का भी सम्मेलन होगा और इसका रोड मैप तय हुआ है। एनडीए के घटक दल के कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे और बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले एजेंडा तय करने पर विचार किया गया। तो बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के भी चर्चा संभव है। देखिए, घटक दलों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी चर्चा की गई है और इसी वजह से ये जो बैठक हुई वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो पहले चरण की यात्रा में सीएम नीतीश जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बताएंगे। एक और प्रगति यात्रा पर सबकी निगाहें टिकी है, तो दूसरी ओर सीएम की यात्रा पर खूब सियासत भी हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं। सीएम नीतीश की यात्रा का पहला चरण 23 से 28 दिसंबर तक होगा। वाल्मीकि नगर के घोटहवा टोला से सीएम प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे और पहले चरण में 6 जिलों का जायजा लेंगे। पहले दिन 23 दिसंबर को पश्चिम चंपारण से यात्रा की शुरुआत होगी। 24 दिसंबर को सीएम नीतीश पूर्वी चंपारण में रहेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर अवकाश रहेगा। 26 दिसंबर को नीतीश कुमार की यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी में होगी। 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा होगी और 28 दिसंबर को वैशाली में पहले चरण की यात्रा का समापन होगा। नीतीश कुमार का यात्रा पर जाना कोई नई बात नहीं है। सीएम नीतीश अब तक के कार्यकाल में 14 यात्राएं कर चुके हैं। इस बार प्रगति यात्रा का मकसद जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बताना है। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार 19 सालों से यात्रा कर रहे हैं। पहली यात्रा नीतीश ने तब शुरू की जब वो बिहार के सीएम भी नहीं थे। हम सबों के नेता बराबर मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में जाते रहते हैं, यात्रा करते हैं जिला में और
सुनते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, किसी प्रकार की कोई बात होता है उसको सुनते हैं और उसके लिए काम करते हैं। ये तो अच्छी बात है ना। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर सियासत भी खूब हो रही है। जेडीयू यात्रा के फायदे गिना रहा है तो आरजेडी सवाल उठा रहा है। बार बार बदल रहे यात्रा के नाम पर चुटकी लेते हुए आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि ये सीएम की प्रगति यात्रा नहीं बल्कि पर्यटन यात्रा है। तेजस्वी भी इससे पहले सीएम की यात्रा को अलविदा यात्रा बता चुके हैं कि यात्रा का कोई अर्थ निकाले बिहार में तो इतना ही अर्थ निकलेगा कि वो चुनावी पर्यटन की यात्रा पे जा रहे हैं और नाम कुछ भी रख ले। सीएम की यात्रा पर सियासत जारी है। सीएम अपनी यात्रा में बिहार की तरक्की और समृद्धि के बारे में बताने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। विपक्ष बिहार में विकास पर सवाल उठा रहा है। अब ये देखना होगा कि चुनावी साल में यात्रा पर सियासत आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार और सासाराम संवाददाता अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। पहले चरण की यात्रा में सीएम नीतीश जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बताएंगे। तो एक और प्रगति यात्रा पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, दूसरी ओर सीएम की यात्रा पर भी खूब सियासत हो रही है। लेकिन देखिए, नीतीश की प्रगति यात्रा का रोड मैप क्या है वो आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि सीएम नीतीश अब तक 14 यात्राएं कर चुके हैं। 12 जुलाई 2005 को न्याय यात्रा पर निकले थे नीतीश कुमार। इसके बाद 9 जनवरी 2009 को विकास यात्रा पर गए नीतीश कुमार। फिर 7 जून 2009 को सीएम ने धन्यवाद यात्रा निकाली और फिर 25 दिसंबर 2009 को प्रवासी यात्रा पर निकले थे। इसके बाद 28 अप्रैल 2010 को सीएम ने विश्वास यात्रा निकाली और 9 नवंबर 2011 को सीएम सेवा यात्रा पर निकले थे। फिर देखिए, 19 सितंबर 2012 को अधिकार यात्रा पर गए थे। इसके बाद 5 मार्च 2014 को सीएम ने संकल्प यात्रा निकाली। फिर 13 नवंबर 2014 को सीएम ने संपर्क यात्रा निकाली और इसके बाद 9 नवंबर 2016 को नीतीश कुमार निश्चय यात्रा पर निकले थे। फिर 12 दिसंबर 2017 को समीक्षा यात्रा पर भी निकले थे नीतीश कुमार। इसके बाद 2019 में 3 दिसंबर 2019 को सीएम ने जल जीवन हरियाली यात्रा निकाली। इसके बाद 2021 में 22 दिसंबर 2021 को सीएम समाज सुधार यात्रा पर भी निकले थे और फिर 23 से लेकर के 28 दिसंबर तक सीएम प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो अब आइए ये देखते हैं कि सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का आखिर रोड मैप क्या है। तो देखिए, 23 दिसंबर को सीएम पश्चिम चंपारण से लेकर के प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 24 दिसंबर को पूर्वी चंपारण में रहेंगे और फिर 26 दिसंबर को शिवहर और इसके बाद फिर सीतामढ़ी में सीएम का कार्यक्रम होगा। तो ये उनका रोड मैप है जो आपको बता रहे हैं। फिर इसके बाद 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में सीएम की यात्रा होगी और उसके बाद फिर 28 दिसंबर को वैशाली में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा के पहले चरण का समापन होगा। तो यहाँ पर किस दिन क्या होने वाला है वो आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा रहे हैं। इसके बाद देखिए, प्रगति यात्रा में क्या कुछ करने वाले हैं नीतीश कुमार, क्या रोड मैप उनका होगा, ये भी आपको आगे बताते हैं। देखिए, जनता को बिहार की प्रगति के बारे में यहाँ पर नीतीश कुमार बताने वाले हैं। नौकरी और रोजगार देने की उपलब्धि नीतीश कुमार बताएंगे। उसके बाद लोगों को शराबबंदी के फायदे बताएंगे, महिलाओं की योजनाओं के फायदे भी नीतीश कुमार बताएंगे और उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के काम को भी गिनवाएंगे। यानी कि अब तक कितना कुछ काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। कितना अभी तक प्रगति हुआ है वो बताने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिससे हड़कंप मच गया है। भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ इरफान अंसारी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े कर दिया है। हेमंत सरकार पर 206 नई एम्बुलेंस खरीदने के नाम पर पुरानी बसों को मॉडिफाई कर एम्बुलेंस बनाने का आरोप हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी ने लगाया है। रिपोर्ट में देखिए। ये एम्बुलेंस नहीं, माचिस की डिब्बी है, मरीजों की मौत की मशीन है। हेमंत सरकार के इस एम्बुलेंस में मरीजों की जान नहीं बचती। एडमिट होने वाले मरीज ऐसे एम्बुलेंस में मर जाते हैं। ये आरोप विपक्ष में बैठे किसी नेता का नहीं, बल्कि हेमंत कैबिनेट में शामिल डॉक्टर इरफान अंसारी का अपनी ही सरकार पर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अपनी सरकार द्वारा खरीदे गए इस एम्बुलेंस को माचिस की डिब्बी बता रहे हैं। देखिए, कई कंप्लेन मेरे पास आया है। विभाग में गया था तो कई मैंने आवेदन देखा लोगों का, तो उसमें साफ साफ कहा गया था कि झारखंड का जो सड़क है
कहीं छोटी सड़क है, और जो एम्बुलेंस सरकार ने लिया, पूर्व के विभाग ने जो लिया, तो उसका कोई औचित्य नहीं था। अब माचिस का डब्बा है, वो गांव में जा नहीं पा रहा था। पेशेंट अगर उससे एम्बुलेंस में एडमिट हुआ, लिया भी तो वो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो कई तरह की परेशानी सामने आई है। भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ इरफान अंसारी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पिछली सरकार में बन्ना गुप्ता के स्वास्थ्य मंत्री रहते 206 एम्बुलेंस खरीदने का दावा किया गया था, पर सच्चाई ये है कि एम्बुलेंस के नाम पर पुरानी बसों को ही मॉडिफाई कर एम्बुलेंस बना दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खुद इसका खुलासा किया। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी होने के कारण वो स्वास्थ्य सेवा का लाभ जो ग्रामीणों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। इसलिए नए एम्बुलेंस लाएंगे जो फुल्ली इक्विप्ड होगा, जो छोटा होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से पहुंच जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।